नमस्कार, आप देख रहे हैं देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। हम भी इसी क्रम में आज बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी, उनकी सुपुत्री से बात करने आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान की वो भी हैं, प्रभारी भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेहा जोशी जी की। नेहा जी, चुनाव सामने हैं और इस माहौल में सबसे पहला प्रश्न मेरा यही कि चुनाव की तैयारी कैसी है बीजेपी? देखिए, चुनाव की तैयारी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम सिर्फ चुनाव के समय चुनाव की तैयारी नहीं करते। हमारा मानना है कि अगर 5 साल आपने काम किया है जी। तो जनता का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तराखंड में रही है, जी। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। जी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जी। जॉब क्रिएशन से लेकर जी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और खासकर जो हमारा जो एक कोविड काल यहाँ से गया है, जी। जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषम परिस्थिति को भी झेला जी। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हम कंट्रोल कर पाए इसको। जी। तो ये सारे कामों को लेकर, इन सारी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जी। जो भी अब चुनावी रैलियां हमारी हो रही हैं, आदरणीय मोदी जी की 2 बड़ी रैलियां हुई हैं, एक जी। देहरादून, एक हल्द्वानी में। जी। हमारी विजय संकल्प यात्रा भी पूरे प्रदेश में चल रही है। जी। तो जी। जिस तरीके से खासकर महिलाओं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है, जी। तो हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि एक बार फिर से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अभी आपने बात की नेहा जी, कोविड के दौरान बहुत सारे हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार होकर वापस उत्तराखंड में आए। कितने % युवाओं को आप रोकने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर? देखिए, ये आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है और हवा में बात करने की मेरी आदत नहीं है। जी। लेकिन सरकार ने जो एक सार्थक सोच लेकर इन जी। युवाओं के साथ काम करना शुरू जी। किया। आपको ध्यान होगा कि पहले कोविड के समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत करी। जी। जी, इसी क्रम में मैं आ ही रहा था आपके पास। जी, जी। तो इसके ज़रिए जी। बहुत सारे युवाओं को, मतलब अभी मैं उत्तरकाशी मेरा प्रवास रहा, चमोली मेरा प्रवास रहा, तो बहुत सारे ऐसे युवा मिले जिन्होंने ये जो स्वरोजगार योजना है, जी। उसके अंतर्गत लोन लिया लिए। और अपना रोज़गार शुरू किया है। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो कोविड की महामारी आई जी। और आपदा में अवसर, जी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात की थी, तो उत्तराखंड के युवाओं ने इसको एक अवसर के रूप में लिया। जी। बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उन्होंने ये एक मौका देखा कि क्यों ना हम यहाँ रहकर ही कुछ कर पाएँ। जी। तो बहुत सारे नए वेंचर्स पिछले साल में शुरू हुए हैं और मैं जी। आपको बताऊँ, पिछले 4 साल में जी। 99 स्टार्टअप जी। जो सक्सेसफुली आज चल रहे हैं, उससे जी। ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए, लेकिन 99 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो उत्तराखंड में बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और उत्तराखंड जो हमारी स्वरोजगार योजनाएं हैं, स्टार्टअप इंडिया जो है हमारा जी। इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत इन्होंने आर्थिक सहायता सरकार लेकिन से ली। कांग्रेस वाले तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ दावे कर रही है, जमीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है जी। और हमारे लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका है। जी। उनका काम आरोप लगाना है, जी। लेकिन इन आरोपों का जवाब डेटा दे रहा है। इन आरोपों का जवाब वो युवा दे रहे हैं जी। जिन्होंने ना सिर्फ स्वरोजगार किया, जी। बल्कि इन स्वरोजगार के जो इन्होंने माध्यम क्रिएट किए हैं, जो 99 स्टार्टअप्स की मैं बात कर रही हूँ, जी। हर स्टार्टअप में कम से कम 10 से 15 युवा एम्प्लॉयड है। जी। तो ये युवा जवाब देंगे कांग्रेस को, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ओके मैम, अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ। प्रदेश में या पूरे देश में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने हल्ला किया है कि महंगाई बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ रही है समय के साथ। पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में बहुत विपक्षी पार्टियों ने इसके ऊपर हल्ला जी। मचाया जी। था। जी। और आप देखेंगे कि मोदी जी ने किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम कर कर, जी। और जो भी हमारे बीजेपी शासित राज्य हैं, जी। उन्होंने इसमें पहला कदम उठाकर स्टेट में जो टैक्स है वो कम किया। जी। और आज बीजेपी शासित राज्यों में आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल की जो दर है जी। वो कमी आई है। इसको आप कंपेयर करें कांग्रेस शासित राज्यों से जी। या दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी। इन्होंने ये लाभ जनता को नहीं दिया। जी। तो महंगाई की दुहाई देना
जी लेकिन महंगाई को कम करने के लिए जी देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जी एक ग्लोबल फैक्टर्स हैं। जी जी लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जी जिन स्टेट में आपकी सरकारें चल रही है जी वहाँ आप जनता को लाभ नहीं देना चाह रहे हैं, जी और उत्तराखंड जैसा प्रदेश जहाँ सरकार जनता के लिए बिल्कुल आगे बढ़ के ये कदम उठा रही है, वहाँ पर हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। तो ये जनता बहुत समझदार है आजकल की, और आप ये मुझे नहीं कहना लगता चाह है रही इस है कि झांसे में आने वाली। ये इशू है, ये समय के साथ बढ़ रहा है। नहीं, ये समय के साथ भी बढ़ रहा है और सरकार कदम भी उठा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। जी देखिए महंगाई आप देखेंगे कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की महंगाई को टैकल करने के लिए आप देखिए हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में जैसे टमाटर बहुत होता है, जी लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, जैसे यहाँ पे टमाटर इतने महंगे बिकते हैं। जी तो आप देखिएगा हमारे जो कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं कि किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज और इनकी व्यवस्था की जाए, जी ताकि लोकली इन प्रोडक्ट्स को देखिए आत्मनिर्भर का जो नारा मोदी जी ने दिया है जी वो इसी पे बेस्ड है कि आपका लोकल प्रोड्यूस लोकल मार्केट्स में कैसे अच्छे दरों पे किसानों को भी लाभ मिले और जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल हो पाए। तो जी इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर जा रहा है और ये चीज़ सब जनता के सामने है। तो जी जनता इस महंगाई और इस सबके झांसे में नहीं आने वाली। इनकी जो जी रैलियां हो रही हैं महंगाई के मुद्दे पर, जी वो भी किस तरीके से फेल हो रही हैं सब देख रहे हैं। जी नेहा जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इधर ये आम आदमी पार्टी का भी एक हवा चलने लग गया। आज भी केजरीवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी या कांग्रेस को में थोड़ा सा हलचल हुई है? क्या लगता है आपको, कुछ नहीं, सीटें जीत आपको पाएंगे? लग रहा है कि हवा चल रही है, मुझे तो कोई पत्ता भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए प्रासंगिक है ही नहीं। जी ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, एक ऐसी पार्टी है जिसने विभिन्न मंचों पर उत्तराखंडियों को बेइज्जत किया है, उत्तराखंडियों का तिरस्कार किया है। जी मोहन लाल जी, मुझे याद है जब वो शहीद हुए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में, तो जी उनकी जी शहादत पर सवाल उठाए थे। जी जी बिल्कुल। हमारा उत्तराखंड का बेटा दिलबर नेगी, इनके पार्षद ने और उसके गुंडों ने उसको जिंदा जला डाला। जी वो उत्तराखंड कभी नहीं भूलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इनकी एक प्रवक्ता हैं जो अभी किसी लैंड स्कैम में भी फंसी हैं, बल्कि जी उन्होंने किस तरीके से उत्तराखंडियों की तुलना करी थी, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी आपके जी चैनल जी पे उस बात को। जी तो ये सारी बातें जो हैं, ये उत्तराखंड की जनता जो है, सबसे पहले मैं समझूंगा कि हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे बड़ा है। जी तो ये पार्टी जिनकी जो वैल्यूज़ हैं वही जी हमसे मेल नहीं खाती, वो कोई जैसे कि ये प्रासंगिक हो ही मुद्दा नहीं चला सकती। रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, स्वरोजगार देंगे। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने जगह जगह क्या वो बना रखे कैंप कि यहाँ पर रोजगार कार्ड बनाइए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपको 5,000 रुपये आपको याद महीना। होगा जी ऐसे ही रोजगार कार्ड जी हरीश रावत जी ने 2017 के चुनाव से पहले जी बनाए थे, बिल्कुल और बिल्कुल। हरीश रावत जी 2 सीटों से चुनाव अपना हार गए थे। जी तो उत्तराखंड के बारे में मेरे दादाजी एक किस्सा सुनाते थे कि जी श्रीनगर में जब ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ों का शासन होता था, जी तो अंग्रेज़ों ने फ्री राशन देना शुरू किया जी वहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, जी कि श्रीनगर के लोगों ने भूखा रहना पसंद किया। मेरे जी दादाजी बताते थे, वो जी आर्मी में जी थे, लेकिन उन्होंने कहा हम इनका फ्री राशन नहीं लेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे। जी तो जिस प्रदेश में जी ये मूल्यों के साथ हम काम करते हैं, जिस प्रदेश का युवा अपनी जान पर खेलकर बॉर्डर पे सेवा दे रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, आपको लगता है कि वो फ्री बिजली और इसके झांसे में आने वाले? जी जी स्वाभिमानी भी हुआ है ये। बिल्कुल स्वाभिमानी युवा है यहाँ का। मैम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले आपका एक डिबेट देखा जहाँ पर शिल्पी अरोड़ा जी के साथ आपकी काफ़ी बहस हुई, तीखी बहस हुई। उन्होंने बात करी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दुराचार में ऐसे नाम आते रहे। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, अगर मैं कांग्रेस के नेताओं का जो आचरण जी और जो विचार महिलाओं के बारे में रहा है, जी अगर मैं शुरू करूं तो मैं एनडी तिवारी जी पे शुरू करूंगी, जी और ख़त्म होने का तो वो नाम ही नहीं लेगा। जी तो अभी हमने कुछ ही दिनों पहले एक जीता जागता एग्जाम्पल देखा है कि कांग्रेस के एक एमएलए हमारे कर्नाटका के, कैसे उन्होंने भरे सदन के बीच में ये कहा जी कि अगर बलात्कार को आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एंजॉय कीजिए। जी इन मूल्यों के साथ, इस विचारधारा के साथ ये पार्टी उत्तराखंड की जनता के बीच में आ रही है, तो उत्तराखंड की जनता पूरी तरीके से इनको रिजेक्ट करने वाली है। जी और आज तक जी ना इनके किसी राष्ट्रीय नेता ने, जी ना उत्तराखंड की जितने ये नेता हैं, इंक्लूडिंग जो जी महिला नेता हैं, अच्छा जी लगता मुझे अगर शिल्पी जी इस बात पे बयान देती हैं और कहती कि उनको पार्टी से निकाला जाए जी या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो अगर महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार होता है या इस तरह की टिप्पणी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जी उससे बिल्कुल भी रियायत नहीं देनी चाहिए। उनको
हर मंच से उनका तिरस्कार होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस जवाब पर आपने बड़ा दिल दिखाया है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जी। ये दलगत राजनीति से ऊपर की ऊपर। बात है। उस दिन शिल्पी जी से मैं बात करी थी, वो बार बार दल की बात कर रही थी। मेरा मानना ये है कि जब महिला का मुद्दा आते हैं तो मैं एक महिला के रूप में बात करूंगी। जी। नहीं मैम, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने उसी डिबेट की हम बात करें कि बीजेपी को लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ योजनाएं आप लोगों ने चलाई है, और अभी जो हमारे गृह मंत्री धन सिंह रावत जी, उनका एक बयान भी आया था कि हम पहाड़ों में हर गांव में एक घास की दुकान खोलेंगे। इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। क्या ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए आपने उतारी हैं? देखिए, गरीबी बहुत तरीके की होती है जी। और गरीब हर प्रदेश में अलग दिखता है। जी। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो जी। जिस समाज में अंतिम व्यक्ति की हम बात करते हैं, वो अंतिम व्यक्ति जो होता है वो अक्सर महिला होती है। जी। और महिलाओं में एक सबसे बड़ी गरीबी होती है समय की गरीबी। जी। हम बहुत सालों से बात करते आए हैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की, जी। जिसके बिना महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक वो जो फाइनेंसेस हैं उनके हाथ में नहीं होंगे, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, एक आर्थिक समावेश उनका नहीं होगा। जी। जनधन से शुरुआत हुई, जी। महिलाओं के खाते खोले गए, महिलाओं का पहली बार बैंक में खाता हुआ, जी। आगे बढ़ के टॉयलेट्स बने। जी। हर महिला के स्वाभिमान की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया, उससे घर घर में शौचालय बने। जी। उज्ज्वला योजना, जी। सुबह सुबह उठ के जो महिला लकड़ी बीनने जाती थी, उसके बाद चूल्हा जलाती थी, अपनी तबीयत खराब करती थी, जी। 50 साल की उम्र में कैटरैक्ट, कुबड़ निकल जाता था गांव की महिलाओं के। जी। ये सारी परेशानियां महिलाओं ने देखी हैं। लेकिन सिलेंडर का दाम तो 1000 रुपया हो गया। नहीं, एंट्री बैरियर कैसा था आप बताइए। आज हर घर में अगर सिलेंडर पहुंचा है, जी। ये ऑप्शन अगर मिला है, 5,000 रुपये का कनेक्शन होता था जी। और डिस्ट्रीब्यूटर देने को तैयार नहीं थे, इतना जी। करप्शन था। वही डिस्ट्रीब्यूटर, वही कंपनियां, जी। लेकिन मोदी जी ने हर घर तक आज निःशुल्क। एलपीजी कनेक्शन पहुंचा जी। दिया। जी। इसके बाद घसियारी योजना। अब देखिए, जो लोग गांव के परिवेश को भूल गए हैं, महिलाओं की स्ट्रगल को भूल गए हैं, वो इस योजना का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप जी। इसके पीछे का अगर जो धन सिंह जी के, रावत जी के बयान संवेदनशील, को लेकर नहीं काफी। नहीं, धन सिंह जी के बयान पे मत जाइए, आप इस भावना पे जाइए जी, कि ये योजना क्यों क्या लाई है? गई जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये योजना महिलाओं की समय की गरीबी पर चोट करती है। जी। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहाड़ की महिला स्वरोजगार भी करे, जी। वो समूह में भी जुड़े, जी। वो आर्थिक सशक्तिकरण भी हो उसका, वो समाज में भी एक्टिव हो, जी। वो राजनीति में भी एक्टिव हो। लेकिन जब वो आधा दिन अपना घास लाने में निकाल देगी, जी। क्योंकि देखिए, आप उसको ये तो नहीं मना करेंगे ना कि वो गाय ना पाले। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना पाले, वो जी। भी एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड का हिस्सा जी है। बिल्कुल। जी। वो भी एक जो हमारे सशक्त गांव है उसका हिस्सा है। लेकिन अगर वो आधे से ज्यादा दिन अपना घास लाने में बिता दे रही है, जी। जब वो ऊपर चढ़ के, सबसे ज्यादा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं जी वो बिल्कुल। महिलाओं को होती हैं जब वो जी। गिर जाती हैं। तो अगर सरकार एक प्रयास कर रही है कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाय ना पालें, जी। या जो एक हमारा एक गांव का जो एक इकोसिस्टम होता है उसका खराब हो, लेकिन हम एक सहयोग कर रहे हैं कि आपको जो आपके कंधे पर घास का बोझ है उसको कुछ कम करने की। किया जाए। जी। तो ये जो एक संवेदनशील सोच है, जी। तो जो लोग हेलीकॉप्टर में घूमने के आदी हो गए हैं, जी। उनको ये सोच ही समझ नहीं आई। जी। और ये बात जो इस योजना का मजाक उड़ा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि पहाड़ की जो नारी है ना, वो घसियारी भी है और चिंगारी भी है। जी बिल्कुल। तो उसका अगर आप मजाक उड़ाएंगे और जो तुष्टिकरण आप करते आए थे जी। वो करेंगे, तो उसका जवाब भी आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। ओके, ये आपने बहुत ही अच्छा एक बिंदु रखा कि ये पहाड़ की नारी घसियारी भी है और चिंगारी भी है। हाँ, मतलब घसियारी शब्द हमारे पहाड़ में बोला जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनको ऐसा लग रहा है कि ये शब्द गलत है, जी। वो पहाड़ को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। जी। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हरक सिंह रावत जी को लेकर बीजेपी में काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। तमाम राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे वो चुनावों के समय दबाव की राजनीति करते हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, हरक सिंह जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जी। बहुत अनुभवी हैं, जी। और वो जिस भी विभाग उनको मिला है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। जी। कितनी सारी हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जी। जो केवल फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण हमारी सड़कें नहीं बन पाती थी, जी। बहुत सारे ऐसे गांव थे जो सड़कों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। उन्होंने किस तरीके से सरकार का पक्ष जो है वो एनजीटी हो या जिस भी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे रखा, और बहुत उनके कारण इन प्रोजेक्ट्स को गति मिली है। तो चुनाव के समय आक्षेप लगाना, सवाल उठाना, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन धन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही आने वाले समय में वो चुनाव लड़ेंगे। जी, कहीं ना कहीं अभी आप सेटल है मामला। बिल्कुल, मुझे लगता है कयास लगाना
सबका हक है, मीडिया अपने कयास लगाएगी, विपक्षी दल अपना कयास में लगाएंगे, जी। लेकिन हरक सिंह जी ने बहुत साफ शब्दों में ये बात बता दी है जी। कि पुष्कर जी उनके छोटे भाई जैसे हैं और वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्हीं के साथ ही उमेश शर्मा जी को लेकर भी अभी कुछ कहा नहीं जा पा रहा है। वही मैं कह रही हूँ ना, ये सब राजनीतिक कयास हैं जी। तो चुनाव के समय में ये कयास न लगे तो फिर चुनाव कैसे होगा। जी। बाकी उमेश शर्मा जी हों, हरक जी हों, दोनों हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जी। बहुत कद्दावर नेता हैं जी। और दोनों के साथ मिलके पूरा संगठन चुनाव लड़ने वाला है। ओके, आगे बढ़ते, क्या हम 2022 में नेहा जोशी जी को किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, पार्टी में चुनाव लड़ने वालों की जितनी वैल्यू है या जी। जितना महत्व है, चुनाव लड़ाने वालों का भी उतना महत्व है। जी। तो मेरी पार्टी ने बहुत कम उम्र में एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी मुझे दी है। जी। मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश से। जी। युवा मोर्चा, जहाँ पे आप देखेंगे कि युवकों का ज़्यादा दबदबा रहता है, जी। उन्होंने उत्तराखंड की इस बेटी को वहाँ जगह दी है जी। और मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि उत्तराखंड में जब चुनाव हो जी। तो मैं उस चुनाव में सहयोग करूं। जी। युवा मोर्चा के रूप में युवाओं की क्या भूमिका रह सकती है चुनाव में, जी। इसमें योगदान दूं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी मेरे लिए अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। कि चुनाव लड़ाना है संगठन को और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ओके, मैं तो यहाँ पर समय आपने बहुत ले लिया, लेकिन 2 मिनट आप राजस्थान की प्रभारी हैं, तो 1-2 प्रश्न वहाँ से भी कि वहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, महिलाओं की क्या स्थिति है? वास्तव में वहाँ पर जो महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसा है या दुराचार, ये मामले बढ़े, क्या है इस समय महिलाओं की स्थिति वहाँ पर? देखिए, राजस्थान के लोग वही हैं। जी। राजस्थान को महिलाओं के लिए बहुत सेफ प्रदेश माना जाता था, जी। शांति प्रदेश माना जाता था। पूरी दुनिया से करोड़ों पर्यटक हर साल राजस्थान आते हैं घूमने के लिए। जी। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 3-3.5 सालों में जी। कि राजस्थान की, अगर आप सिंपल एक गूगल सर्च करते हैं तो केवल ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जी, जो महिलाओं केस के होते हैं, खिलाफ हिंसा बढ़ी और है। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ जी। अगर हिंसा हो रही है तो वो राजस्थान प्रदेश में हो जी। रही है। तो इसका क्लियर जो एक कोरिलेशन निकलता है वो वहाँ की सत्ता पक्ष से निकलता है कि जी। कहीं ना कहीं जो वहाँ सरकार है कांग्रेस की, जी। उन्होंने शय दी है ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे लोगों को जो इस हिंसा को बढ़ा रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं ये प्रायोजित हिंसा है। जी। जो वहाँ की सरकार है वो इसको सपोर्ट कर रही है, इसको बढ़ावा दे रही है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो राजस्थान में है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल मोर्चा होते हुए इन इश्यूज़ को हर फ्रंट पे उतारा है। चाहे वो ऑन ग्राउंड जो हमारे प्रोटेस्ट होते हैं उसको लें, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए देश भर में ये बात फैलाना हो कि राजस्थान में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी जी तो हाथरस जाती हैं पर अलवर तो उन्हें दिखता नहीं है कि जी। वहाँ कैसी जी। हिंसा हो रही है, कैसी जी। घटनाएं हो रही हैं। जी। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो हिंसा और जो बर्बरताएं जी। राजस्थान के अंदर हो रही हैं और सरकारी शह पर हो रही हैं, जी। उनको देश भर में पहुंचाने का काम कर रहा है। जी। और 2023 में आप देखेंगे कि युवा मोर्चा जी। के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लीड करेंगे इस मूवमेंट को कि 2023 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। ओके, नेहा जी, अंत में उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव अब सामने है, क्या संदेश देना चाहती है? मैं उत्तराखंड की जनता से यही विनम्र निवेदन करूंगी कि हमने सोचा नहीं था, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो सर्वे हुआ था हमारा करण प्रयाग तक रेल आने का, आप अगर पिछले 10 साल में बजट आवंटन देखेंगे तो 2014 में मोदी जी के आने के बाद से और 2017 में जब डबल इंजन की सरकार यहाँ बनी, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या गति आई है। श्रीनगर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनके तैयार हो रहा है, टनकपुर बागेश्वर रेलवे 9 का काम अब शुरू हो रहा है, एक और एम्स अब प्रदेश में आने वाला है। ये सारी चीज़ें, ये जी। उपलब्धियाँ जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं और इसलिए दे पाए हैं क्योंकि आपने पूर्ण बहुमत दिया, जी। आपने आशीर्वाद दिया। तो मैं यही अनुरोध करते हुए अपनी इस बातचीत को ख़त्म करूंगी कि एक बार फिर आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का जो ईमानदार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो अगले 5 साल में जो पलायन नाम का दंश हमारे उत्तराखंड में हमेशा से रहा है, उसके लिए कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाने की जो एक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको हम आगाज़ तक ले जा पाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं उत्तराखंड की जनता को प्रणाम करती हूँ। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा जी, आपने बहुत बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया और बड़ा दिल रखते हुए भी कई प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।